Okay, so that's why functions are called first class objects. Okay, clear? आपने लिखा ये क्या रियल लाइफ में हम उसको यूज करते हैं क्या कोडिंग? No. तो आप मेथड को ही आपने It's just a concept. ये फंक्शन का एक कंसेप्ट है कि या फंक्शंस आर फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट्स, मतलब फंक्शंस को प्रॉपर्टी मेथड भी दी जा सकती है। या कहीं हम रियल कोड में यूज करते हैं इस तरह से कोड? No, hardly, but it is defined in JavaScript. ठीक है, तो जस्ट अ कंसेप्ट की कर सकते हैं। हाँ, तो उसी मैंने नीचे एक प्रॉपर मेंशन कर रखा है, लेंथ एंड नेम और रीड ओनली प्रॉपर्टीज। और जब आपको कस्टम प्रॉपर्टी मेथड देनी हो तो उसके लिए बेटर क्या यूज करो, ऑब्जेक्ट्स का यूज करना चाहिए हमें। ठीक है, क्योंकि इस डेडिकेटेड पर्पस के लिए वी हैव ऑब्जेक्ट। ओके, then another type of function in JavaScript is called IIFE, immediate invoke function. अब नॉर्मली हम जितने फंक्शंस बनाएंगे वो सभी मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, अगर हम फंक्शन को कॉल ना करें तो क्या वो स्टैक पे आ रहा है या सिर्फ मेमोरी में लोड हो रहा है? लेट्स से मेरे पास 100+ फंक्शंस है, मैंने किसी भी फंक्शन को कॉल नहीं किया, तो वो फंक्शन कहाँ पे है, हीप में या स्टैक पे? मेमोरी में होगा सर, वो कॉल नहीं होगा। क्या वो स्टैक पे है? तो क्या वो फंक्शन स्टैक पे आया? नो, क्योंकि जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करते वो स्टैक पे नहीं आता, वो सिर्फ हीप मेमोरी में लोड होता है। ठीक है, तो जेएस में जब भी हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं हमारी हीप मेमोरी में वो डेटा स्टोर हो जाता है, वेरिएबल स्टोर होते हैं, फंक्शन स्टोर होते हैं। लेकिन फंक्शन की एग्जीक्यूशन कब होती है, जब हम लोग उसको कॉल करते हैं। तो वो स्टैक पे कब आएगा, जब हम लोग फंक्शंस को कॉल करेंगे। हर फंक्शन जब स्टैक पे चलता है वो एक्चुअल में एक फ्रेम बनाता है, उस फ्रेम के अंदर अंदर वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, और जैसे ही फंक्शन की रिटर्न वैल्यू आ जाएगी वो फंक्शन स्टॉप हो जाएगा। एक चीज और मैंने शायद कल नहीं बताई, एक फंक्शन में मैंने बताया था ना, रिटर्न कितनी बार यूज होता है? एक बार। नंबर ऑफ टाइम्स। नो, रिटर्न एक ही बार यूज होता है, कभी भी बार बार यूज नहीं होता। रिटर्न के बाद अगर आप कुछ भी लिख दो ना, जैसे आप console.log लिखोगे, क्या ये प्रिंट होगा? तो रिटर्न के बाद वैल्यू वहां से रिटर्न हो रही है बस, क्योंकि वहां से रिटर्न हो गया। सी बेसिकली इट्स लाइक कि एक फंक्शन को रिटर्न करना था, जब उसने रिटर्न कर दिया तो उसके आगे वो एग्जीक्यूट रन क्यों करेगा, क्योंकि उसको अब रिटर्न तो करना नहीं। तो एक्चुअल में ये ब्रेक का काम भी करता है फंक्शन में। ओके, तो रिटर्न किसका काम करता है? एक तो रिटर्न करता है प्लस वो ब्रेक भी कर देता है। तो इसके आगे एरर भी होगा तो वो थ्रो नहीं होगा। तो हम जितने फंक्शंस बनाते हैं वो सब मेमोरी में स्टोर होते हैं, दैट मींस उनके नेम होते हैं। पर जो हम फंक्शंस बनाते हैं ये ग्लोबल होते हैं या लोकल होते हैं? जैसे ये फंक्शन क्या है, इज इट ग्लोबल और लोकल? इसका स्कोप क्या है? लोकल फंक्शन का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लोकल वेरिएबल। ग्लोबल फंक्शन ग्लोबल है, ग्लोबल तो that's why इट्स ग्लोबल। हम इसको कंसोल में एक्सेस कर सकते हैं ना। तो जितने फंक्शंस हम बना रहे हैं सब ग्लोबली स्पेस ले रहे हैं। अब समटाइम्स ऐसा भी होता है कि फंक्शन जो होते हैं, अब फंक्शन को हम इवेंट से कॉल करते हैं, क्लिक पे, कंसोल से भी कॉल कर सकते हैं। बट समटाइम्स आई वांट कि मेरा एक फंक्शन हो जो कंसोल से चल ना पाए, क्योंकि उसका नेम नहीं होना चाहिए। तो अगर आप फंक्शन बिना नेम के बनाओ तो क्या ये एक्सेसिबल है? नो, तो ये एरर थ्रो कर रहा है ना, क्योंकि फंक्शन को नेम देना कंपलसरी है, और अगर नेम नहीं दिया तो एटलीस्ट उसको वेरिएबल में पास कर दो। सी, ठीक है, तो दोनों में से कुछ एक करना जरूरी है, लेकिन फिर भी ये मेमोरी में स्पेस तो लेगा। तो यहाँ पे वी हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन दैट इज कॉल्ड IIFE, इमीडिएट इन्वोक फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जो खुद अपने आप को कॉल करे, और उसको कॉल करने के लिए पैरेंथेसिस में ऐसे कॉल किया जाता है। तो ये फंक्शन खुद ही कॉल हो रहा है। सी, मैं इसमें console.log लिख देता हूँ। तो ये फंक्शन एक बार चल रहा है कब, जब हमारा पेज लोड होगा। तो इट्स अ फंक्शन, बट क्या ये फंक्शन का नेम है? नो, तो फंक्शन का कोई नेम नहीं है, फंक्शन खुद अपने आप को कॉल कर रहा है। इफ यू वांट अ पैरामीटर, डिफाइन हियर। अगर पैरामीटर को वैल्यू देनी है तो डिफाइन हियर। ठीक है, अगर लोकल वेरिएबल चाहिए तो वो यहाँ डिफाइन कर दो। ठीक है, यहाँ पे इवन आप प्रिंट कर सकते हो सी g प्लस आई, तो आउटपुट क्या आएगा? 3 + 2, तो दैट मीन्स 5 आ जाएगा। बट नॉर्मली इसका एडवांटेज क्या होता था? इसका एक सिंगल एडवांटेज ये था दैट वी कैन हैव प्राइवेट डेटा। तो जो वेरिएबल टी है ये क्या रहेगा, ग्लोबल, लोकल या ब्लॉक?
लोकल लोकल। सो प्राइवेट डेटा के लिए हमारे पास ES5 में सिर्फ लोकल एंड ग्लोबल होते थे, क्योंकि ब्लॉक्स तो होता नहीं था। नाउ ES6 सेज कि अगर आपको यही काम है, मतलब आपको प्राइवेट डेटा चाहिए, तो बेटर क्या यूज करो, लेट t इक्वल टू 3 और उसके बाद आप उसको कंसोल में प्रिंट कर लो। सी, so it's a recommended or new way. So that means, T होगा ना सर, sorry, हाँ t, sorry डायरेक्ट t, ठीक है। और i की वैल्यू आप इसमें स्टैटिकली 2 दे दो, क्योंकि वैसे भी वो एक ही वैल्यू स्टैटिक है, रीयूज तो होता नहीं है फंक्शन, तो आप यहाँ पे उसको ऑटोमेटिकली 2 पास कर दो, तो ये आपको वही वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। सी, सो पहले IIFE ES5 में रेकमेंड होता था, बट ES6 रेकमेंड्स कि इसकी जगह क्या यूज करो, ब्लॉक स्कूप, यानी कि लेट को तो उसको प्रिंट करके हम यूज कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई अब इसे JS में ज्यादा यूज नहीं करते। तो दीज आर कॉल्ड इमीडिएट इन्वोक फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, एक ऐसा फंक्शन जो खुद सर अपने आप को कॉल फंक्शन करेगा। का वर्क कर रहा है। हाँ, इट इज अ फंक्शन, ये फंक्शन ही है। नहीं नहीं, जो हमने लेट वाला कंसेप्ट यूज किया था, लेट के अंदर ब्लॉक्स के अंदर हम लेट लेकर उसको नो नो, इट्स नॉट अ फंक्शन, यूज बट सी, करेंगे। हमने इसको फंक्शन बनाया ही क्यों था, हमने इसको फंक्शन बनाया क्यों था, क्योंकि हमें प्राइवेट डेटा चाहिए था ना। टी जो था वो एक्सपोज नहीं होना चाहिए था ग्लोबली। दैट वाज द ओनली रीजन हमें एक फंक्शन बनाना पड़ा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में या तो लोकल होते थे या तो ग्लोबल होते थे, बट अब ब्लॉक है ना हमारे पास, तो हमारे पास प्राइवेट डेटा ब्लॉक में भी हो सकता है। क्योंकि देखो फंक्शंस होते हैं रीयूजेबल, क्या ये फंक्शन रीयूजेबल है? नो नो, ये फंक्शन बिल्कुल भी रीयूजेबल नो। नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अब इनको हम ज्यादा प्रेफर नहीं करते इन ES6, ठीक है। So see, it's recommended to use the block scope in JavaScript ES6, क्योंकि IIFE जो था वो जो उसका पर्पस था वो एक्चुअल में कौन पास कर यूज कर सकता है, ब्लॉक स्कोप भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग द कॉल बैक, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे आते हैं जावास्क्रिप्ट में, जो मैंने आपको कल बताया था, दैट इज क्लोजर। मींस एक फंक्शन के इनसाइड हम नेस्टेड फंक्शन बनाएंगे, वो कैसे वर्क करेगा, ठीक है। लेट्स सपोज वी हैव अ फंक्शन जिसका नेम है outer, and we have a global variable name a जिसकी वैल्यू है 3। इस 3 की वैल्यू को कौन यूज कर सकता है, ये ग्लोबल है, मतलब इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। क्या ये फंक्शन इस वैल्यू को एक्सेस कर सकता है? यस yes सर। ठीक है। सो इट्स अ ग्लोबल वेरिएबल, बट हाँ आउटर इसको कॉल कर सकता है, और आउटर को कॉल करने पे हमें वो वैल्यू मिल जाएगी। सी, वी आर गेटिंग दिस वैल्यू, ठीक है। तो ये सबको क्लियर है, हम लोग एक वेरिएबल ग्लोबल को फंक्शन के इनसाइड एक्सेस कर सकते हैं। But now let's say we have another variable that is b, which is 3. So क्या हम a plus b यूज कर सकते हैं यहाँ पे? yes sir Yes, we can. But a Yes, क्या sir. है? ग्लोबल है, और b क्या है? local लोकल प्राइवेट। तो b इज प्राइवेट, मतलब वो लोकल है। किसका लोकल है वो? फंक्शन आउटर function का। में फंक्शन का, यानी कि आउटर का। So that means आउटर इसको एक्सेस कर सकता है, बट आउटर के बाहर वो एक्सेसिबल नहीं है। तो नहीं आउटर है। को कॉल करने के बाद यहाँ पे a एक्सेस होगा या b होगा? चेक माय कर्सर। a यहाँ पे ए एक्सेस होगा। यहाँ पे a एक्सेसिबल है, बट यहाँ पे b बिल्कुल भी एक्सेसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं। a का नहीं स्कोप है। क्या है? local a, सॉरी ग्लोबल a इज ग्लोबल बट b एक इज ग्लोबल है। लोकल, ठीक है। लोकल सो यहाँ तक ये सिचुएशन बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। नाउ कंसीडर अनदर केस। हमारे पास फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, ओके। सो उसका भी अपना एक ब्लॉक है, एंड नाउ वी हैव अनदर वेरिएबल c व्हिच इज 3। इन दिस वेरिएबल क्या हम a plus b plus c कर सकते हैं? Yes, sir. yes यस सर। So yes, we can Yes, do। sir. क्यों? क्योंकि a है ग्लोबल, ठीक है, बट b लोकल है। बट b किसका लोकल है? Outer. इनर function और आउटर outer दोनों का। b इज लोकल और ग्लोबल? लोकल local सर लोकल, लोकल है। हाँ लोकल है, लेकिन किसका Sir, लोकल है? Outer का. आउटर आउटर का। तो And बेसिकली inner के लिए global है ये. सो एक्चुअल, हाँ इनर के लिए ये ग्लोबल हो जाएगा, क्योंकि ये Inner- इसके क्लोजर में है। हाँ। तो क्लोजर बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस के ब्लॉक को, ये इसका रेंज है जहां तक ये एक्सेसिबल है, ओके। बट
यहाँ पे एक्चुअल में क्लोजर होता है फंक्शन के इनसाइड, सो दैट मींस ऑल्दो ये भी फंक्शन का अपना वो है, मतलब पैरामीटर है, लेकिन मेनली जो क्लोजर होता है वो इनर फंक्शन के लिए होता है। सो दिस इज सी का भी स्कोप क्या है हमारा, लोकल, लोकल है, लेकिन लोकल है सी इनर के डेटा, जैसे बी के डेटा को सी एक्सेस कर सकते हैं, सॉरी Yes, sir. बी Yes, sir. Yes, आउटर sir. के डेटा को Yes. इनर एक्सेस कर सकते हैं, यस यस, यस सर, लेकिन ये फंक्शन कॉल तो हुआ Yes. नहीं है, सो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। तो आउटपुट कैसे मिलेगा, अगर हम फंक्शन इधर को कॉल करेंगे ऐसे, या रिटर्न करा लो, सी वी आर गेटिंग 9, मतलब हमें सब मिल रहा है। बट क्या हम आउटर के स्कोप में सी को एक्सेस कर सकते हैं? नो सर, नो। No, sir. नाउ दिस इज द क्लोजर कंसेप्ट इन जावास्क्रिप्ट। मतलब अगर हम एक प्राइवेट फंक्शन में, फंक्शंस मतलब जिसके अंदर प्राइवेट डेटा ना, उसका लोकल वेरिएबल्स है, उसके अंदर एक और लोकल फंक्शन बनाते हैं, तो जो उसका अपना क्लोजर है वो उसके डेटा को पेरेंट फंक्शन में एक्सेस नहीं होने देता। दिस इज बेसिकली द क्लोजर कंसेप्ट इन जावास्क्रिप्ट। एक्चुअल में बिल्कुल मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको ब्लॉक्स को समझना है। ये लोकल है लेकिन इसका, ठीक है। मैं एक दूसरी एग्जांपल देता हूँ, नॉर्मली हम डे टू डे बेसिस पे यूज करते हैं। लेट्स से मैं किसी भी कंट्री में रोमिंग करने पे जाऊंगा, तो मुझे अपनी एक आइडेंटिटी कैरी करनी पड़ेगी जो इंडिया में, आउट स्टेट्स में एंड क्या नाम है, आउटसाइड इंडिया, हर जगह एक्सेसिबल है, एंड दैट इज माय पासपोर्ट। तो ये मेरा पासपोर्ट है वेरिएबल ए, ये किसकी तरह है, पासपोर्ट की तरह। तो पासपोर्ट है मेरी ग्लोबल आइडेंटिटी, मतलब वो इंडिया में भी चलेगी, मतलब आउटर इंडिया है, और ये मेरा पासपोर्ट है, ये किसी भी कंट्री में चल सकता है, लेकिन ये इंडिया में भी एज ए आइडेंटिटी है। लोकल डेटा मेरा क्या है, आधार, आधार कार्ड इवन योर वोटर आईडी एंड क्या कहते हैं उसको, पास पैन कार्ड, ठीक है। तो ये सब मेरे लोकल हैं, बट लोकल किसके हैं, ये कंट्री के, और यहाँ कंट्री कौन है, आउटर। तो आउटर एक कंट्री है, उसके अपने लोकल आइडेंटिफिकेशन है, जैसे कि आधार। क्या आधार को हम ग्लोबल बाहर एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेट्स से किसी दूसरे कंट्री में? नो नो, sir. वी कांट नहीं। यूज, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उस कंट्री के लिए इंडिया accessible में है, ठीक है। तो वो आपकी कंट्री में, मतलब इंडिया में एक्सेसिबल है। अब ये थर्ड फंक्शन इनर इज लाइक अ स्टेट, लाइक दिल्ली और सम अदर स्टेट। सम स्टेट्स में, आई एम नॉट श्योर आपको पता है, एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन होती है, दैट इज कॉल्ड डोमिसाइल। जैसे जिन स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस मिलता है उनको, हाँ, स्टेट सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं आई एम फ्रॉम जम्मू JNK, तो वहाँ पे JNK इज अ स्पेशल स्टेट, तो वहाँ पे एक स्पेशल आइडेंटिटी होती है, दैट इज कॉल्ड डोमिसाइल। इवन अभी 2 साल पहले तो JNK में कोई भी पर्सन आउटसाइड फ्रॉम जम्मू, दे कांट इवन बाय अ प्रॉपर्टी, बट अब वो रूल धीरे धीरे इन्होंने कुछ लिमिटेशन उसमें कम कर दिए हैं। तो कुछ रूल्स हैं, आफ्टर स्पेंडिंग सो मच ईयर्स इन जम्मू एंड कश्मीर, नाउ यू कैन बाय अ प्रॉपर्टी। So inner is like a state like JNK and C है वहां का डोमिसाइल, ठीक है। तो दिस इज लाइक डोमिसाइल। सो डोमिसाइल स्टेट की आइडेंटिटी है। इस स्टेट की आइडेंटिटी को हम स्टेट से बाहर इंडिया में कहीं दूसरी स्टेट पे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो डोमिसाइल स्टेट एक्सेस कर सकती है, लेकिन स्टेट पासपोर्ट भी चेक कर सकती है एंड स्टेट आधार को भी चेक कर सकती है, ठीक है। क्लियर? सपोज स्टेट की एक और प्रॉपर्टी, जैसे कंट्री में तो ये है एक स्टेट, एक दूसरी स्टेट है, तो उस दूसरी स्टेट का डोमिसाइल अलग होगा, बट दोनों स्टेट एक दूसरे के डोमिसाइल को एक्सेस नहीं कर सकती। क्लियर? तो नहीं सी कर सकते। दिस इज इनर 2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अलग होगी, 4 होगी, बट ये स्टेट सेंटर की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकती है एंड ग्लोबल पासपोर्ट की प्रॉपर्टी को भी एक्सेस कर सकती है। तो ये कुछ इस टाइप का कंसेप्ट होता है जावास्क्रिप्ट में। ओके, क्लियर सभी को? सर एक क्वेश्चन है, सर यहाँ पे जो फंक्शन आउटर है उसके अंदर आपने एक नेस्टेड फंक्शन बनाया है इनर, तो अगर इनर के Yes. अंदर अगर एक और नेस्टेड फंक्शन बना लिया जैसे इनर 2, बिल्कुल, तो हाँ, अगर इनर 2 को एक्सेस करना फंक्शन आउटर के अगर क्लोजर्स में हो या फिर उसके ब्लॉक में, तो वो एक्सेस हो नहीं कर जाएगा? सकते, बिल्कुल नहीं होगा। इनर का नेस्टेड बोला या सिबलिंग बोला आपने? मतलब आउटर के स्कोप में है, इनर के स्कोप में नेस्टेड, है वो? नहीं, इनर के किसके स्कोप में। स्कोप में है? इनर के स्कोप में ना, आप ये कह रहे हो, इनसाइड की बात कर रहे हो ना, ये वाला फंक्शन? यस सर। हाँ, तो इनसाइड फंक्शन ABC तीनों को एक्सेस कर सकता है, लेकिन इसके डेटा T को कोई भी एक्सेस नहीं करेगा। और सी इसके लिए ग्लोबल वर्क करेगा नहीं, बट ये इनसाइड C, के हाँ, लिए। ये C को यूज कर सकता है, इनसाइड C को यूज कर सकता है, लेकिन T जो है
उसकी वैल्यू को इनर भी एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि Yes, वो sir. अपने क्लोजर में है ना, तो इसका क्लोजर ये रहा, दिस इज द कर्ली ब्रेसेस, ये इसका इसके क्लोजर है। अलावा कोई एक्सेस कर ही नहीं सकता। बिल्कुल, तो उस ब्लॉक के अलावा उसको कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। ओके, तो जब हम लोग एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन बनाते हैं, हर फंक्शन के जो अपने लेक्सिकल पैरामीटर्स होते हैं नेस्टेड वालों के, वो एक्चुअल में क्या करते हैं, एक क्लोजर क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, सर this यहाँ is पे the- इनसाइड में जैसे अगर को अपन कोई वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, जैसे कंसोल लॉग डॉट से सर ये जो टी आपने फोड़ दिया है सर, इसी को प्रिंट कर रहा है, और जहाँ पे हाँ आपने इनर को कॉल करा है वहाँ पे इनसाइड को कॉल कर रहे हैं, तो वो नहीं जो कर वैल्यू सकते, है टी नहीं कर वो सकते, प्रिंट हो जाएगी। नहीं नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनसाइड किसके स्कोप में है, इनर के, तो इनर Inner तो के. आउटर के स्कोप में है ना, हम इनर को आउटर के स्कोप में कॉल कर सकते हैं, तो इनसाइड को किसके स्कोप में कॉल करेंगे, इनर के स्कोप में। Inner. यहाँ पे इनसाइड को कॉल करना पड़ेगा। अच्छा, आउटर के स्कोप पे सर नहीं हम कर इनर के हाँ। आके ट्वाइस 2 बार पैरेंथेसिस नहीं लगा सकते? नहीं, क्योंकि हमने रिटर्न यूज नहीं किया ना, ओके. जब वो रिटर्न रिटर्न के फंक्शन होता केस है में वो हम. तब होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ओके. ठीक है, वो तब होता है। ओके, क्लियर है सबको? यस Yes, sir. ठीक है, तो वो रिटर्न के केस में होता है, जब फंक्शन रिटर्न करता है। जैसे अगर इनर रिटर्न करेगा किसे, लेट्स सपोज एक वैल्यू को, और आउटर भी सपोर्ट करेगा एक रिटर्न उसको वैल्यू को, तो आउटर एक फंक्शन है वो रिटर्न करेगा एक फंक्शन को, तो उस केस में, और यहाँ पे मैं कॉल नहीं किया, उस केस में हम यहाँ पे डबल कॉल ही करेंगे। वो फंक्शन दैट रिटर्न्स अ फंक्शन होता है, ऑल्दो वो भी एक हाई ऑर्डर फंक्शन है। ठीक है, वो हमने फर्स्ट हाई ऑर्डर फंक्शन पढ़ा था कल, बट दिस इज सेपरेट थिंग, दिस इज क्लोजर कंसेप्ट एक्चुअली। मतलब सिंगल आउटर के अंदर बी है वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम कब शुरू होती है, जब उसके अंदर अपने प्राइवेट डेटा होते हैं लाइक इनर, तो उसका एक अपना क्लोजर बन जाता है। ठीक है, यस तो कॉन्सेप्ट में लैग हो गया, सर बना दीजिए। सॉरी, लैग हो गया, एक हटा दीजिए सर, आपकी जो आधार डोमिसाइल वाला जो कॉन्सेप्ट होता है। मैंने यहाँ पे आगे मेंशन कर दिया ना, तभी ग्लोबल एंटिटी क्या है हमारी, पासपोर्ट ऑल ओवर वर्ल्ड चलता है, हमारी कंट्री में चलता है, कम प्लस कर दिया हमारी आपने। स्टेट्स में भी चलता है। ठीक है, तभी मैंने आगे कमेंट्स में मार्क कर दिया है वो, कि आप इसको किससे रिलेट कर सकते हो, को रिलेट कर सकते हो विद रियल लाइफ एग्जांपल। ओके, एक 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 फंक्शन को हटा दीजिए, आपको ऐड कर दीजिए। कौन से फंक्शन को हटा दूं? वो फिर आप इनर को ये आपने तो हटा दिया, ओके, एक कॉन्सेप्ट को आपने हटा दिया, वो मैं बोल रहा हूँ। नहीं मैंने हटाया नहीं, मैंने एक चीज और की थी, Prince. मैंने एक और फंक्शन बनाया था इनर टू, उसका मैंने इसीलिए एक और थोड़ा फंक्शन सा बनाया वो- था, लेकिन ये फंक्शन किसके स्कोप में है, ये भी तो आउटर के ही स्कोप में ना। आप एक इनर के अंदर एक बना दीजिए, लोकल नहीं लाइन वो तो थर्ड था, वो एक जस्ट एग्जांपल दी थी ना, स्टूडेंट ने जब पूछा था तब मैंने वही बताया था, ये वाला। मतलब हम इनर के अंदर भी एक और इनर बना सकते हैं, बाद तो में इसको पढ़ने में मैंने कहा दिक्कत हो जाती है। हाँ, ये डीप इनर है लेट्स से, मतलब इनर के भी और अंदर जाके। ठीक है, तो वो हम सिंपली कितना भी कर सकते हैं। अब ये एक अपना क्लोजर बना देगा, मतलब इसके अंदर मैंने अगर वेर आई डिफाइन किया, तो ये आई क्या है, ये प्राइवेट है, इसको इवन इनर भी एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन सी को इनर एक्सेस करेगा और डीप इनर भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है ना, तो इसको आप आगे और कितना भी एक्सटेंड करते रहो ना, ये चेनिंग आप कितनी भी बड़ी बना लो, डजंट मैटर, आपको बस मेन ये था अभी एक तीन फंक्शन। चेनिंग है ना सर इसमें, अभी तीन ही चेनिंग है ना, अभी जो आप नहीं बताएं, नहीं अभी नहीं, जो एग्जांपल देखो दिखाया हमने। नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम लोग लूप्स पढ़ते हैं, तो लूप्स में एक होता है सिंगल लूप और एक होता है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप में हम लोग 2 तक पढ़ाता हूँ मैं आपको, लेकिन वही कंसेप्ट आप 3 4 मतलब कितने भी नेस्टेड बना लो, सभी में यूज कर सकते हो आप। ठीक है, उसके लिए मैं बोल रहा था, बस उसी लिए आप- हाँ, मतलब आप इसको आगे भी कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, कंसेप्ट वही रहेगा आपका बस। ओके, क्योंकि यहाँ तक आउटर तक अगर हम इसको छोड़ दें, तो यहाँ तक का कंसेप्ट तो सबको पता ही है, कि क्योंकि ये तो हमने कल भी पढ़ा था। ये चीज नहीं है कि फंक्शंस के अपने जो पैरामीटर्स होते हैं वो एक्चुअल में क्लोजर क्रिएट कर देते हैं नेस्टेड, जब फंक्शन के अंदर एक फंक्शन होता है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड क्लोजर कंसेप्ट इन जेएस। बट नॉर्मली क्लोजर तभी बोलते हैं जब फंक्शन के अंदर फंक्शन हो। ओके, और नॉर्मली जो ब्लॉक्स होते हैं
ये फंक्शन का एक अपना लेक्सिकल इन्वायरमेंट होता है, मतलब उसी के अंदर अंदर हमारे उसके डेटा एक्सेसिबल होते हैं। So this is your closure concept. ये था IIFE. And now comes another important aspect in modern JavaScript. तो सबसे ज्यादा आजकल यूज होता है, and that is a callback function. Callback function एक्चुअली में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है. It's not a new thing in JavaScript. एक फंक्शन का पैरामीटर फंक्शन भी हो सकता है ना, तो that is called a callback. ठीक है, तो जहां एक फंक्शन का पैरामीटर क्या होगा, एक फंक्शन होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलबैक. जैसे जावास्क्रिप्ट में हमारे पास टाइमर फंक्शंस होते हैं, सेट इंटरवल एंड सेट टाइम आउट. सेट टाइम आउट क्या करता है, इतने पर्टिकुलर टाइम के बाद फंक्शन को कॉल करता है. सेट टाइम आउट में मैंने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन का नाम क्या है, मीन. तो मुझे यहाँ पे फंक्शन का नेम देना है मीन, मुझे सिर्फ नेम देना है, मुझे इसको कॉल नहीं करना. ठीक है, और उसको टाइम दिया मैंने 1000. तो मेन थ्रेड के लोड होने के 1 सेकंड के जस्ट बाद टाइमर चलेगा और मीन फंक्शन को कॉल करेगा. सी 1 सेकंड, उसके बाद आपको रिटर्न वैल्यू, अच्छा मैं प्रिंट नहीं किया क्या, ओके ये जस्ट रिटर्न है ना, ये यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा. डू वन थिंग, जस्ट लीव इट. एक फंक्शन बनाते हैं, इसका नाम है, तो आउटर को कर सकते हैं ऐसे तो, सॉरी नहीं उसमें, हाँ आउटर को आउटर कर को कर सकते हैं सकते ऐसे हैं, तो. आउटर को कर सकते हैं, आउटर को कर सकते हैं, या कर सकते हैं, बट मैं इसे यूज नहीं करना चाहता था. चलो नो इशू, इसे कर लेते हैं. ठीक है, मैं एक सिंपल फंक्शन ले लेता हूँ, इसको आउटर को भी रहने देता हूँ मैं. एक फंक्शन जिसका नाम है प्रिंट नेम. ठीक है, ये इसमें console.log है यूजर का नेम विच इज दिस. ठीक है, अब फंक्शन का नाम क्या है, प्रिंट नेम. मैंने इसे यहाँ पे यूज किया, तो यहाँ प्रिंट नेम जो है वो एक कॉल बैक है. प्रिंट नेम क्या है, कॉल बैक. क्यों, क्योंकि ये एक पैरामीटर है लेकिन ये खुद एक फंक्शन है. सेट टाइम आउट मेरा एक टाइमर फंक्शन है और उसका फर्स्ट पैरामीटर कौन है, नेम. फंक्शन. प्रिंट नेम जो खुद फंक्शन. तो यहाँ फंक्शन का पैरामीटर जो फंक्शन होता है उसे हम लोग कॉल बैक कहते हैं, तो इसे नेम ही कॉल बैक दिया. जो कॉल बैक है वो मेरा फंक्शन का पैरामीटर है. तो सेट टाइम आउट एक फंक्शन जिसका पैरामीटर फंक्शन हो तो उसे कॉल बैक कहते हैं. यहाँ जो कॉल बैक है ना वो एक्चुअल में एक फंक्शन का काम है, बट ये काम कितनी देर में करेगा, आफ्टर 1 सेकेंड, क्योंकि टाइमिंग फंक्शन है और इसमें 1000 का मतलब 1 सेकेंड का डिले होता है. ठीक है, तो कॉल बैक किसको कहते हैं हम लोग, एक फंक्शन जिसका पैरामीटर क्या हो, फंक्शन एक फंक्शन हो. अब ये तो था टाइमर की एग्जांपल, हम इसको एक रियल दूसरी एग्जांपल से लेते हैं. मेरे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है बाय कार. तो अगर मुझे कार लेनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कार का नेम पता होना चाहिए. ठीक है, तो कंसोल मुझे लॉग करके देगा बाइंग विच कार, डॉलर नेम दिस कार. ठीक है, और फंक्शन को नॉर्मली कॉल करें कैसे, बाय कार, और उसको कॉल करो. सी हमें आउटपुट मिलेगा बाइंग अनडिफाइंड कार, क्योंकि फंक्शन का पैरामीटर दिया और लेट्स से मैंने यहाँ पे स्विफ्ट लिख दिया. ठीक है, ये सिंपल एग्जांपल है, हमने एक सिंपल फंक्शन बनाया और उसमें एक स्ट्रिंग पैरामीटर दे दिया. ठीक है, लेकिन अगर हम कार परचेज करेंगे तो ऑब्वियसली वी शुड गो विद सम प्रोसीजर. जैसे मुझे चेक अप्रूवल करना है, लोन अप्रूवल करवाना हो, तो एक दूसरा फंक्शन जो क्या करेगा, चेक लोन. ठीक है, ये कंसोल डॉलर के साथ जो आपने यूज किया है, हाँ वो एक है वैल्यू प्रिंट कराने के लिए, बैकटिक, उसको टेम्पलेट लेटर्स कहते हैं, क्योंकि इसमें हम डॉलर, जैसे नॉर्मल स्ट्रिंग में क्या था, हम डबल कोड को क्लोज करते थे ना, इसमें बिना कोड को क्लोज किए डॉलर से टेम्पलेट में प्रिंट करा सकते हैं. ठीक है, वेरिएबल्स को बिना, जैसे कोड्स को बिना क्लोज किए डॉलर टेम्पलेट के अंदर प्रिंट कर सकते थे. ये बैकटिक है ES6 में. तो चेक लोन एक फंक्शन है जो मुझे क्या रिटर्न करेगा, लोन अप्रूव. नाउ ये दोनों फंक्शन रिलेटेड है. ठीक है, चेक लोन बाय कार पे डिपेंडेंट है या बाय कार चेक लोन पे डिपेंडेंट है, बाय कार चेक लोन पे डिपेंड. जो कार बाइंग प्रोसेस है उसमें चेक लोन एक फंक्शनलिटी है.
तो मैंने क्या किया, हम्म, यहाँ पे लिखा console.log बाइंग दिस कार, और इस पहले चेक लोन फंक्शन, उसके बाद वैसे इसको कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बाय कार के बाद एक फंक्शन लिया, एक पैरामीटर लिया x, और इसके जस्ट बाद मैंने x को कॉल किया। नाउ मैंने x सेकंड पैरामीटर को कॉल किया है, तो इसका मतलब x का डेटा टाइप क्या होगा यहाँ पे? अनडिफाइंड। फंक्शन मैंने अनडिफाइंड। बाय कार को कॉल किया, बाय कार का जो, देखो बाय कार में फर्स्ट पैरामीटर नेम स्ट्रिंग है, लेकिन सेकंड पैरामीटर x को मैंने कॉल किया है, और कॉल कौन होता है? फंक्शन। फंक्शन। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे सेकंड पैरामीटर क्या देना पड़ेगा? कोई स्ट्रिंग नंबर Function. अनडिफाइंड या कोई फंक्शन? फंक्शन। और फंक्शन का नाम क्या है? चेक लो। चेक लोन। चेक लोन। तो मैंने कॉल कितनी बार किया? दोनों को कॉल किए, एक ही फंक्शन कॉल किया? एक ही फंक्शन को। एक फंक्शन कॉल किया। एक्चुअल में वो इंटरनल अपने स्कोप में एक दूसरे फंक्शन को कॉल करेगा, मतलब जब फंक्शन स्टैक पे चलेगा वो उस फ्रेम के अंदर एक और फ्रेम बनाएगा, मतलब स्टैक में जब एक फंक्शन चलेगा तो एक्चुअल में वो अपने फ्रेम में एक दूसरा फ्रेम भी क्रिएट करेगा। तो जो अभी पहला फंक्शन कंप्लीट नहीं हुआ था ना, लेकिन उसी के फ्रेम के अंदर एक और फ्रेम भी चल रहा है, क्योंकि चेक लोन भी तो कॉल हुआ। अब आप इसका आउटपुट देखो क्या आ रहा है। सी बाइंग स्विफ्ट कार एंड लोन अप्रूव, हमारे एक स्टेप में कितने फंक्शंस कॉल हुए? दो। नाउ टेल मी, चेक यहाँ पे बाय कार इज अ कॉल बैक और चेक लोन इज अ कॉल बैक? चेक लोन Check से loan. कॉल बैक। तो यहाँ कॉल बैक कौन है? चेक लोन। चेक लोन। ओके, जब हम लोग कॉल बैक फंक्शन देते हैं, मतलब किसी फंक्शन का पैरामीटर फंक्शन, हम उनको कॉल नहीं करते, क्योंकि ये देख लो यहाँ पे भी हमने इसको कॉल नहीं किया था, ठीक है, ना ही हम इसे कॉल ऐसा। कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनसाइड यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली कॉल हो चुका है, लेकिन अब मैंने उसको कॉल नहीं किया, अब आपको इसको कॉल करना पड़ेगा। सी दूसरा फंक्शन कॉल, तो अगर ये पैरामीटर तो उसको यहाँ कॉल करना पड़ेगा, बट एक्चुअल में ये फंक्शन को थोड़ा सा ना डर्टी कर देता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ कॉल करने की बजाय पैरामीटर को कॉल कर देते हैं कि आर्गुमेंट में से फंक्शन का नाम दो, कॉल तो वो अंदर उस फंक्शन के हो ही जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड पैरामीटर क्या है मेरा? एक्स, एक्स की जगह मैं फिर से फंक्शन। कॉल बैक ले लेता हूँ, तो यहाँ पे कॉल बैक कॉल होगा। लेकिन इन दोनों फंक्शंस को अगर हम सीक्वेंस में रन करें, पहले कौन चलेगा? पहले बाइंग स्विफ्ट कार, लोन अप्रूव, फिर तीसरा फंक्शन चल रहा है। तो ये एक फंक्शन है, कॉल बैक है, बट ये सिंक्रोनस कॉल बैक है। ये जो कॉल बैक है, अच्छा इसमें कोई टाइम नहीं देता मैं, तो भी ये फंक्शन के बाद में चलेगा, क्योंकि ये असिंक्रोनस कॉल बैक है। अब ये असिंक्रोनस कॉल बैक क्या होता है? ये एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट में, नोड.जेएस में और जावास्क्रिप्ट के इतने फास्ट एग्जीक्यूट या रन होने का सबसे बड़ा सीक्रेट है, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था, जेएस इज मल्टी थ्रेडेड और सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिंगल थ्रेडेड। तो जावास्क्रिप्ट इज ऑलवेज अ सिंगल थ्रेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इवन हमारे पास नोड.जेएस है, मींस वी आर यूजिंग जेएस आउटसाइड ऑफ वेब ब्राउजर, ठीक है, लेकिन नोड.जेएस में इतने सारे इंस्टेंस रन करते हैं, वी हैव क्लस्टर मॉड्यूल जहाँ पे हम लोग मल्टीपल पैरेलल थ्रेड्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट आज भी स्टिल नोड पे भी जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेड पे ही चलता है। बट होता क्या है कि नोड में हम लोग अपने टास्क को किसी दूसरे थ्रेड को देके इन बिटवीन मेमोरी की शेयरिंग करवाते हैं, ठीक है, तो मेमोरी को शेयर करके हम लोग क्या करते हैं, दूसरे थ्रेड से एक टास्क ट्राई करवा देते हैं। जैसे सपोज हम लोग फ्रीलांस करवाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो थ्रेड होता है वो यूज नहीं होता, आपका जो टास्क, जैसे सपोज आई एम फ्रंट एंड फुल स्टैक डेवलपर, मुझे एक वेबसाइट बनवानी है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे, मुझे पता है मैं ग्राफिक्स वाला पार्ट नहीं कर सकता, मैंने एक फ्रीलांसर हायर किया, तो मैं सिंगल थ्रेड हूँ, मतलब मैं फुल स्टैक एप्लीकेशन पे ही काम करूंगा, लेकिन ग्राफिकल काम मेरे एंड पे मुझे कोई और करके दे देगा, ठीक है, तो इससे थ्रेड्स कितने ऑक्यूपाई हो रहे हैं, मतलब मैं जावास्क्रिप्ट हूँ तो मैं कितने थ्रेड्स यूज करूंगा एक टाइम पे? तो मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ, मैं एक ही थ्रेड यूज करूंगा, लेकिन जो मुझे दूसरे हैवी टास्क है वो मैंने, तो जैसे नोड में इसके लिए क्लस्टर मॉड्यूल्स होते हैं और इवन वेब वर्कर्स भी होते हैं, तो ये क्या करते हैं, मतलब दूसरे क्या कहते हैं थ्रेड्स का, मतलब आपके सिस्टम के जो मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं उनको यूज करते हैं, उनसे टास्क हैंडल करके फिर उसके बाद वो रिटर्न वैल्यू को जावास्क्रिप्ट को दे देते हैं, मतलब जावास्क्रिप्ट मल्टी थ्रेड्स पे नहीं चलेगी,
बट हमारे जो मॉड्यूल्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होके किसी अलग थ्रेड का यूज कर सकते हैं, सो दैट हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रॉपर वे में यूज कर सके। क्योंकि एक नॉर्मल ड्यूल कोर सिस्टम में भी कितने थ्रेड्स होते हैं? एक सिंपल ड्यूल कोर सिस्टम ले लो, मतलब आज से मुझे याद है 2007 में मैंने ड्यूल कोर डेस्कटॉप परचेज किया था, तो एक ड्यूल कोर सिस्टम में भी 4 थ्रेड्स होते हैं, 4। ठीक है, जो इंटेल की हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी है ना, वो क्या करती है, हर एक कोर पे 2 थ्रेड्स रन करती है। तो ड्यूल कोर मतलब 2 कोर, हर कोर पे 2 थ्रेड्स हो जाते हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट हमेशा सिंगल थ्रेड पे ही चलता है, लेकिन जेएस के पास एक फॉर्मूला है, एक सीक्रेट है, एंड दैट सीक्रेट इज असिंक्रोनस कॉल बैक फंक्शन। इस रीजन की वजह से जावास्क्रिप्ट की परफॉर्मेंस बहुत फास्ट है। नाउ दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, जस्ट सिंपली फोकस ऑन इट। ये एक्चुअल में वैसे मैं नोट में पढ़ाता हूँ, बट ये आपको यहीं पे क्लियर करा रहा हूँ मैं। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्दर आप जेएस बेस पे आगे कुछ भी एडवांस टॉपिक करना हो। तो जावास्क्रिप्ट में एक इवेंट लूप होता है, विच इज अ वेरी एडवांस टॉपिक। होता क्या है, जावास्क्रिप्ट जो है वो हमेशा सिंगल थ्रेड चलता है। तो जेएस में एक होता है कॉल सेक। कॉल सेक हम किसको बोलते हैं? जैसे मैंने कहा मेरे पास 50 फंक्शंस हैं, रन कोई भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब कॉल सेक क्या है? फेल्ड है या एम्प्टी है? एम्प्टी। एम्प्टी है, क्योंकि मेरे वो 50 फंक्शंस कहाँ पे हैं? मेरे 50 फंक्शंस कहाँ पे है? वो मेरी हीप मेमोरी में स्टोर्ड है। ठीक है, तो वो हीप की मेमोरी में स्टोर्ड है, लेकिन वो स्टैक पे नहीं है। स्टैक पे जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तब चलता है। ठीक है, ओके। तो जब हम लोग पहली बार जेएस को रन करते हैं, तो ये हमारा स्क्रिप्ट है, ये पूरा का पूरा डेटा कहाँ लोड होता है? ये पूरा का पूरा डेटा कहाँ लोड होता है? हीप में। बॉडी हीप में। में। हाँ, हीप में, लेकिन इसमें से कुछ फंक्शंस कॉल भी हो रहे हैं, जैसे कि ये वाला फंक्शन कॉल भी हो गया, मतलब ये उसी समय कॉल हो गया हमारा, इसलिए मैंने, हाँ, ये बट ये हीप में उसी समय साथ 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 में, मतलब स्क्रिप्ट टैग के क्लोज होने से पहले ही एग्जीक्यूट होगा ना ये वाला बाइकार वाला, इसलिए हम इसको सिंक्रोनस फंक्शन कहते हैं, सिंक्रोनस कॉल बैक कहते हैं। क्योंकि ये कब रन हुआ? सी, अगर मैं लास्ट में सबसे कोड के एंड में डन लिखूं, तो ध्यान से देखना डन कहाँ लिखा आएगा। तो ये सब सिंक्रोनस चले तीनों, ये बाद में चला है। तो इन तीनों में असिंक्रोनस फंक्शन कौन सा था? सिर्फ ये वाला, बाकी सब क्या है? सेट सिंक्रोनस है। तो ये सब पहले, जैसे लॉग जो है वो मेथड है, फंक्शन है, वो भी तो चल रहा है, तो ये स्क्रिप्ट की क्लोजिंग से पहले ही चल जाता है। लेकिन जेएस के पास एक स्पेशल पावर है, एंड दैट इज द टाइमर फंक्शन। क्योंकि टाइमर फंक्शन देखो कैसे चलता है, अगेन सेम डायग्राम। इस डायग्राम में सबसे पहले टाइमर्स क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइमर है फ्रंट एंड में, और नोड में 3 होते हैं। तो टाइमर कैसे चलते हैं हमारे? इवेंट लूप में। तो टाइमर कैसे चलते हैं हमारे? इवेंट लूप में। सब वहाँ पे हमने टाइमर पे कोई टाइम पास नहीं किया हुआ है, हाँ, नहीं दिया, क्योंकि तो फिर जैसे भी ही नहीं इवेंट लूप दिया। कंप्लीट होगा, जैसे मतलब पहली बार पूरा स्क्रिप्ट टैग क्लोज होगा ना, वो पहली इंस्टेंस पे चल जाएगा इसके। मतलब जैसे ही वो कंप्लीट होगा ना, स्क्रिप्ट टैग की क्लोजिंग होगी, उसके बाद इवेंट लूप रिटर्न करेगा, तो वो उसके फर्स्ट स्टेप में ही चल जाएगा, क्योंकि हमने टाइम तो दे नहीं रखा। बट वहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि वहाँ सबसे लास्ट में वो कंसोल हो हम रहा है। लिखा मैंने सबसे पहले इसको, लेकिन रन ये बाद में हो रहा है। हाँ जी, लिखा पहले, अब इसको टाइमर दे दो, एग्जैक्टली। तो इसका टाइम कितना है? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड। जैसे ही मेन थ्रेड क्लोज होगा, अब ये टाइमर की मेमोरी में, और टाइमर कितना दे रखा हमने? 1 सेकेंड का। ये 1 सेकेंड 1 के बाद सेकेंड। इसको, तो इवेंट लूप इसको मॉनिटर कर रहा है कि मेरे पास एक टाइमर फंक्शन है जिसका 1 सेकेंड टाइम है। जैसे ही 1 सेकेंड कंप्लीट होगा, टाइमर उसको कहाँ ऐड करेगा? क्यू स्टैक में। क्योंकि स्टैक कॉल स्टैक एक टाइम पे कितने मतलब टास्क कर सकता है जावास्क्रिप्ट में? एक, क्योंकि सिंगल थ्रेड है ना जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे यस। टाइमर का 1 सेकेंड पूरा होते ही ये फंक्शन पास होगा क्यू स्टैक में। जैसे ही क्यू स्टैक देखेगा कि कॉल स्टैक खाली है, वो उस डेटा को कॉल स्टैक में पास करेगा, और जैसे ही कॉल स्टैक कंप्लीट करेगा डेटा को, वो फिर से खाली रहेगा। इन शॉर्ट, नोड जेएस या मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के फास्ट होने का रीजन क्या है? हम लोग इस टाइप से प्रोग्राम करते हैं कि कॉल स्टैक को मोस्टली हम लोग खाली रखते हैं। कॉल स्टैक हमारा मोस्ट ऑफ द केस में क्या रहता है? एम्प्टी रहता है। एम्प्टी। ठीक है, जैसे आपने देखा ये तीनों पेज लोड पे रन हुए थे, मतलब हमारे पेज का जब फर्स्ट टाइम जब लोड हुआ था तो ये थोड़ा सा स्लो था। इसने इसे कॉल किया, इसे कॉल किया, डन कॉल किया, लेकिन इसे हमने असिंक्रोनस रन किया, ये टाइमर की मेमोरी में चला गया। ठीक है, अब जैसे ही टाइमर कंप्लीट होगा,
ये क्यू स्टैक में आएगा। दूसरी चीज जो डिले होकर चलती है वो होती है इवेंट्स। जैसे कि हमने बटन पे क्लिक इवेंट लगाई, क्या वो कॉल स्टैक पे एकदम से आता है? जैसे सपोज आप बटन पे क्लिक करते हो, डबल क्लिक करते हो या स्क्रॉल करते हो, वो वाले फंक्शंस कब चलते हैं? नहीं, ये हम क्लिक जब करते तब चलती है, इवेंट को ट्रिगर के करते बाद। हैं। मतलब जब Yes, पेज लोड हो जाता है, कॉल स्टैक एक बार खाली हो जाता है, जब हम लोग इवेंट ट्रिगर करते हैं, जैसे बटन पे क्लिक किया वो, तो बेसिकली इट्स लाइक अ गन। एक गन है, मैंने उसमें कार्ट्रिज रिफिल किया, मैंने उसको लोड कर दिया, अनलॉक किया, मैंने उसको लोड कर दिया, लेकिन मैंने उसको ट्रिगर नहीं किया, क्योंकि गन शूट कब करेगी? जब लोग जब ट्रिगर क्लिक ट्रिगर करेंगे। को प्रेस करेंगे। बिल्कुल। तो हमारे फंक्शन बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं रन करने के लिए, लेकिन रन हो नहीं रहे। क्यों? क्योंकि वो कॉल स्टैक पे नहीं आए। अब जब टाइमर कंप्लीट होगा तो फंक्शन कॉल स्टैक पे आएगा, रन होगा, और जब क्लिक करेंगे तो इवेंट चलेगी। तो जैसे क्लिक करते हैं वो इवेंट, जैसे ये देखो, इसके क्लिक का फंक्शन अभी नहीं चला, जैसे आपने क्लिक किया अब वो फंक्शन चला। मतलब ये कॉल स्टैक पे कब आया था? पेज लोडिंग के टाइम पे क्लिक के बाद। या क्लिक पे? क्लिक के टाइम पे। क्लिक तो पे। पेज लोड को क्या इसने स्लो किया इस फंक्शन ने? नो। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ लोड हुआ है, एग्जीक्यूट थोड़ी हुआ। ठीक है। तीसरा होता है एजेक्स कॉल, क्योंकि एजेक्स में हम डेटा कहाँ से लाते हैं? मतलब वेरिएबल से API या किसी वेब एपीआई से या किसी फाइल से भी ला सकते हैं। API से। तो हम किसी एपीआई से या किसी फाइल से डेटा लेके आते हैं। अब किसी फाइल किसी दूसरे का सर्वर से मुझे डेटा लाना है, उसमें टाइम लग सकता है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड, तब तक हमारा मेन थ्रेड खाली नहीं होगा। क्योंकि अगर मेन थ्रेड फ्रीज हो गया तो तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्लिक करोगे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, कॉल स्टैक फ्रीज हो जाएगा। इसलिए एजेक्स भी इवेंट्स पे चलता है, एजेक्स और फेच। अब एजेक्स चलता है इवेंट पे और फेच चलता है प्रॉमिस स्पेस पे। तो जब एजेक्स के पास डेटा आ जाता है तब वो एक इवेंट ट्रिगर करता है जिसे हम कहते हैं ऑन रेडी स्टेट चेंज या ऑन लोड। तब वो डेटा को क्यू स्टैक में भेजेगा। मतलब 1 सेकंड लगे 2 सेकंड लगे, तब तक हमारा पेज फ्रीज नहीं होगा। तो कॉल स्टैक को डेटा तब मिलेगा जब वो इवेंट ट्रिगर करेगी। नेक्स्ट आया ES6 में सर प्रोमिसेस उतने टाइम तक असिंक्रोनस। दूसरा फंक्शन कोई एग्जीक्यूट नहीं हो सकता? कुछ भी हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, क्योंकि वो कॉल स्टैक पे थोड़ी है। जैसे हाँ, हमने ये एजेक्स कॉल किया, मैं एग्जांपल देता हूँ मैं। सर जैसे एजिक्स एजिक्स जैसे जो वेब एपीआई है उससे कोई जैसे डेटा अगर फैच कर रहा है तो उस टाइम पे टाइमर या इवेंट जो मतलब वो हीप में लोड होके एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है क्या, जो कॉल स्टैक है? जो हमारा फंक्शन एपीआई का पूरा आपने कोड लिखा है ना, जिसमें वेरिएबल से आपने एक्सेसर क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट बनाया, वो हीप में है। लेकिन जब आप बटन क्लिक करोगे तब वो रन करता है। जैसे ये देखो, ये यहाँ पे तब एक वो कॉल फंक्शन है जो स्टैक में जाते हैं। डेटा डॉट जेसन को मैंने कहा रीड करो, क्या वो डेटा डॉट जेसन रीड हुआ अभी? नहीं। अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, सी, कुछ मिली सेकंड में मेरे पास डेटा आ गया। बट ये मेरे ही सिस्टम में, मतलब मेरे ही टेक आइटम सर्वर पे फाइल है, इसलिए इसमें टाइम नहीं लगा। टाइम देने के लिए मैं एक दूसरी फाइल पिक करता हूँ, खैर ये भी जल्दी आ जाएगी। अब मैं यूज करता हूँ यहाँ पे लोडर, क्योंकि राइट नाउ आई एम यूजिंग गिटहब एपीआई, और गिटहब से डेटा को कॉल करने के लिए मुझे मिली सेकंड लगेंगे। मैं एक काम और करता हूँ, आई विल प्रेस कंट्रोल शिफ्ट आर, उससे क्या होगा, हार्ड रीसेट, और जो भी मेरा ब्राउजर कैश है वो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है। या फिर एक काम और करो, ब्राउजर कैश हटाने के लिए हम नेटवर्क में जाते हैं और ये जो कैश डिसेबल्ड है इसको चेक कर देते हैं। ठीक है। इससे जो गिटहब की एपीआई है वो कैश से नहीं डेटा देगी, वो गिटहब के सर्वर से देगी। नाउ मैंने यहाँ क्लिक किया और क्लिक से पहले मैंने देखो यहाँ पे क्लिक कर दिया था मेन्यू पे, लेकिन मेन्यू मेरा पहले क्लिक हो गया था क्योंकि उसने वेट नहीं किया ना। मतलब हमारा सिंगल थ्रेड जो था वो फ्रीज नहीं हुआ था। ठीक है। उसने इवेंट का वेट किया, तो जैसे आपने बटन पे क्लिक किया वो एक इवेंट ट्रिगर करेगा ना, वो वेट करेगा और तब तक वो कॉल स्टैक को खाली रखेगा और वो अगेन एक इवेंट है। तो हमने यहाँ पे एक इवेंट यूज किया जेक्स में, कौन सी, ऑन रेडी स्टेट चेंज। जब रेडी स्टेट चेंज होगी तब एक फंक्शन को कॉल करना। तो ये फंक्शन कब कॉल करेगा जिसमें डेटा आया, जब रेडी स्टेट चेंज होगी, तो ये डेटा तब आएगा आपका। अब जैसे ये अब इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, इट्स अ वेदर एपीआई, क्योंकि ये लोकेशन बेस्ड सर्विसेज आपके सिस्टम की लोकेशन फेच करेगा, इस वेबसाइट को डेटा सेंड करेगा, फिर वहां से रिस्पॉन्स आएगा, देन ये प्रिंट करेगा। सी क्लिक किया, तब तक मैं मेन्यूज ओपन क्लोज कर रहा हूँ, सी मेरा सारे काम पैरेलल चल रहे हैं। मतलब जेएस अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करेगा, जावा से ऑलवेज सिंगल थ्रेड है, लेकिन उसके पास जो सबसे पावरफुल फीचर है वो क्या है, या नोड में भी असिंक्रोनस इवेंट ड्रिवन। सर ये तो हमारा शायद HTML क्लिक है, सिंगल
सिंपल, शायद वहाँ पे फंक्शन कोई कॉल नहीं हुआ है। आप क्लिक फंक्शन तो HTML का आप थोड़ी है, ऊपर इट्स अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन। क्लिक जो है वो जावास्क्रिप्ट की नो नो इवेंट है नो, ना। जो हम डेटा ला रहे हैं, जो हम हाँ टेम्परेचर हाँ लेकर आए, वो हाँ हाँ हमारा हाँ एक फंक्शन था। बट इसे मिनिमाइज कीजिएगा। या पर जो ये वेब डिजाइनिंग का हम ये खोल रहे हैं यहाँ पर हाँ हाँ इसको, हाँ, वो दूसरी इवेंट है। ये तो एक इवेंट कितनी भी HTML। तो हो सकती है। नो, ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जितनी देर मेरी API का रिस्पॉन्स नहीं आया था तब तक मेरा पेज जावा से फ्रीज नहीं हुआ था, वो ब्लॉकिंग नहीं था, क्योंकि वो असिंक्रोनस रन कर रहा है ना फंक्शन को। हमने क्लिक कर दिया लेकिन वो वेट कर रहा है, लेकिन तब तक वो मेन थ्रेड को क्या करेगा, फ्रीज नहीं होने देगा। वो वेट करेगा इवेंट के ट्रिगर होने का। और वो इवेंट क्या थी, रेडी स्टेट चेंज। जब उसको रेडी स्टेट चेंज से डेटा मिलेगा, वो डेटा जेसन में आएगा, जेसन से पार्स होगा, फिर टेबल बनेगा, फिर टेबल में डेटा बाइंड होगा। लेकिन तब तक मेन थ्रेड हमारा फ्रीज नहीं होगा। तो ये JS का मेन नहीं होगा। एडवांटेज है। तभी तो इतनी बड़ी बड़ी एप्लीकेशन Node.js पे बन रही है, जो कि Node.js सिंगल थ्रेड है, क्योंकि जावा सिर्फ लेकिन सिंगल थ्रेड है। लेकिन स्टिल Netflix, LinkedIn, Uber, PayPal, NASA, they all are using Node.js। मतलब जावा सिर्फ अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करेगी, वो सिंगल थ्रेड ही चलती है, लेकिन उसमें नॉन ब्लॉकिंग फीचर्स है हमारे पास। ये नॉन ब्लॉकिंग असिंक्रोनस ही है, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारा सबसे पहली चीज है जहाँ पे आपने असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग देखी। दूसरी असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग ये रही हमारी, मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट इवेंट लिस्टनर। कौन सी इवेंट पे, क्लिक पे एक फंक्शन कॉल करना जिसका नाम है कॉल बैक। नाउ ये भी सिंक्रोनस है या असिंक्रोनस है? यहाँ पे कॉल बैक है दोबारा, तो ये सिंक्रोनस कॉल बैक है या असिंक्रोनस? asynchronous। गुड, असिंक्रोनस, क्योंकि ये कब चलेगा, इवेंट के ट्रिगर पे। तो ये टाइमर के कंप्लीट होने पे और ये इवेंट के ट्रिगर पे चलेगा, जो पहले हो जाए। सी, अब ये 2 बार हुआ, पहले क्लिक करोगे, क्लिक वाला पहले, ये वाला बाद में। तो ये भी असिंक्रोनस है। मतलब जब हम इवेंट्स पे बटन पे क्लिक करते हैं, वो वेट नहीं करती किसी का भी। सर फर्स्ट एसिंक्रोनस में अगर हम टाइम पास नहीं करेंगे तो क्या वो रन होगा? बिल्कुल, बट तब भी वो कब ये चलेगा, पूरे मेन थ्रेड के कंप्लीट होने के बाद। जब पहली बार पूरी की पूरी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगी, मतलब डन को सबसे मैंने लास्ट में लिखा है। सी, मैं डन को स्क्रिप्ट के बिल्कुल एंड में लिखता हूँ, तो डन हमेशा पहले ही आएगा, क्योंकि ये कब चलेगा, ये असिंक्रोनस कॉलबैक नहीं, टाइमर पे चलेगा। जब हम लोग टाइमर नहीं भी देते हैं, जब हम लोग सर टाइमर को इसका कोई टाइमर वैल्यू, ना देने पर बाद में चलने का रीजन क्या है? क्योंकि एक्चुअल में ये टाइमर फंक्शन है, टाइमर चलता ही असिंक्रोनस है। आप बिल्कुल भी नहीं दोगे ना तो भी ये ओके, फर्स्ट टाइम नहीं चलेगा। जैसे नोड में हम इसको प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक से हैंडल करते हैं इसी चीज को, कि पहले मेन के इंस्टेंस के कंप्लीट होने के जस्ट बाद जब नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा तब चले। तो ये एक इवेंट लूप है जो कि चलता रहता है, घूमता रहता है, ठीक है। तो हमने टाइमर नहीं दिया, इवन आप इसको 0 भी दे दो टाइमर, सी, तो 0 से स्मॉल तो कोई वैल्यू नहीं है, तब भी ये मेन थ्रेड के जस्ट इमीडिएट बाद ही चलता है। तो मतलब ये कभी भी आपके मेन थ्रेड को ब्लॉक नहीं होने देगा, ये चलेगा तो बाद में ही, ठीक है। एजेक्स हो गया, फेच एपी हो सर गया, ये इनका सब यूज आपके कहाँ पर होता एसिंक्रोनस। है फिर सेट टाइम आउट का? टाइम आउट का आप वेबसाइट पे कैरोसेल देखते हो ना, पिक्चर स्लाइडर्स वगैरह चलते हैं। क्या जब पिक्चर स्लाइडर वेट करता है, मतलब आप अब एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड 5 सेकंड में आएगी, तो क्या 5 सेकंड तक आप क्लिक वगैरह नहीं कर सकते क्या किसी दूसरी चीज को? कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हो आप, इट्स अप टू यू। जैसे सी, हम्म, यहाँ पे कैरोजोल होगा, ये दिस इज कैरोजोल, जो कि ऑटोमेटिक पे हो रहा है, तो इसका भी टाइम होगा 3 सेकंड 5 सेकंड। ये अपना पैरेलल चलता रहेगा, लेकिन मेन थ्रेड को ब्लॉक नहीं करेगा। सी, इसके साथ ये भी चल रहा है फंक्शनैलिटी, ठीक है। इसके साथ मेन्यू भी ओपन क्लोज कर सकते हो आप। तो सब कुछ चल रहा है पैरेलली, क्योंकि ये आपस में कभी भी कंफ्लिक्ट ही नहीं कर रहे। लेकिन जावा से पूरी कितने पे चलती है, एक थ्रेड पे। तो राइट नाउ मैंने क्रोम के 3 टैब ओपन कर रखे हैं, तो तीनों के अलग अलग थ्रेड, तीनों अलग अलग थ्रेड्स पे चल रहे होंगे। बट एक पूरा टैब जो है हमारा, जैसे ये वाला जो टैब है, वो एक थ्रेड पे चलेगा। वो कभी भी दूसरे थ्रेड को कंज्यूम नहीं करेगा, यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वो JS का फीचर ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कहीं टास्क, तो जब भी हमें पता है कि हमें कोई टास्क डिले करवाना है, लेट कराना है, जिसमें टाइम ज्यादा लग सकता है, तो उनको हम हमेशा पेज लोड पे रन नहीं करते। वो हम लोग पेज लोड होने के बाद किसी इवेंट पे रन करवाते हैं, ठीक है।
ओके तो ये भी कॉल बैक है, ये भी कॉल बैक है, यहाँ पे भी कॉल बैक है, लेकिन इवन का कॉल बैक असिंक्रोनस होता है, टाइमर का कॉल बैक भी असिंक्रोनस होता है। ठीक है, ये दोनों इवन प्रोमिसेस हो गया, असिंक अवेट हो गया, ES5 ES6 ES6 ES7 के ये भी असिंक्रोनस हो गया। ठीक है, तो ये कब चलेगा? जब टाइमर कंप्लीट होगा। ये कब चलेगा? अगर आप इवेंट ट्रिगर करेंगे। अगर आपने इवेंट ट्रिगर ही नहीं किया तो क्या होगा? सपोज कोई यूजर मेरी साइट पे आया, उसने ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन ही नहीं किया, तो क्या ये फंक्शन कभी स्टैक पे आएगा? नहीं नहीं आएगा। तो फंक्शन वो हीप में तो लोड हुआ था, मतलब उसकी रैम में तो आया था, लेकिन उसने उसको रन किया ही नहीं, तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। यूजर ने टैब क्लोज किया तो हीप की मेमोरी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? फ्री रिलीज हो जाएगी ना। ठीक है, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इन जावास्क्रिप्ट। सी हम लोग जावास्क्रिप्ट में परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस डॉट मेमोरी। तो सी ये बता रहा है कि इस समय मेरी टोटल जेएस का हीप साइज कितना है, कितनी में हीप मेमोरी यूज हो रही है और कितनी उसकी मैक्स लिमिट है। तो ये नॉर्मली जो हीप का साइज है किस पे डिपेंड करता है? या आपके सिस्टम की अवेलेबल मेमोरी, मतलब रैम कितनी अवेलेबल है उस पर डिपेंड करता है। बट ब्राउजर पे नॉर्मली कभी भी मेमोरी जो होती है फुलफिल नहीं हो पाती है, क्योंकि हम लोग एक टैब में एक लिमिटेड जितना साइज है उसके अंदर अंदर ही डेटा को यूज कर सकते हैं। कभी भी नोट करना, अगर आप बहुत ज्यादा क्रोम के टैब ओपन करते हो तो क्या सिस्टम स्लो होता है? मतलब एक ही बार में क्रोम के यस बहुत सारे टैब समझाता है, ओपन कर दो, बिल्कुल सिस्टम आपका स्लो हो जाता है। होता है। ठीक है, क्योंकि हर टैब क्या कर रहा है, एक थ्रेड पे चल रहा है, मतलब उसमें एक इंस्टेंस चल रहा है एप्लीकेशन का। तो ये फर्स्ट टैब है, ये सेकंड टैब है, ये थर्ड टैब है। जैसे मैक का जब कोई नया एप्पल जब एक नई चिप लॉन्च करता है एप्पल की, मतलब मैकबुक की, तो एप्पल उसको इस चीज पे टेस्ट करता है कि इस चिप पे आप क्रोम के इतने टैब पैरेलली एक्सेस कर सकते हो, एक टाइम पे आप क्रोम के इतने मैक्सिमम टैब उसमें चल सकते हैं। तो वो परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए, मतलब एक रियल टाइम टेस्ट बताते हैं आपको। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? और सिंक्रोनस कॉलबैक क्या है और सिंक्रोनस कॉलबैक क्या है? यस हम सर, लोग आगे कॉलबैक्स को यस बहुत सर। डिटेल में यूज करने वाले हैं, जैसे कि इवेंट लिस्टनर जब हम डॉम पढ़ेंगे उसमें बार बार इवेंट यूज होंगे और उसमें हमेशा कॉलबैक यूज होंगे। सर तो आपने वो टेबल दिखाई थी, प्रोमिसेस बताएंगे बाद में। सॉरी प्रोमिसेस जो आपने दिखाया, सॉरी वो मुझे आपकी बताए वो आवाज नहीं आ रही। बात की तो क्या प्रोमिसेस चीज? सर, प्रोमिसेस जो आपने दिखाया था अच्छा, event प्रोमिसेस की का। बात करो। नहीं, प्रोमिसेस तो आपके आगे एडवांस टॉपिक्स में है ना, वो पहली क्लास में मैं कैसे, मतलब फर्स्ट या सेकंड वीक में नहीं नहीं आएगा। नहीं, मतलब प्रोमिसेस वो आपका बाद में आएगा। है, बाद में है ये टॉपिक। हाँ हाँ बिल्कुल, ये है ना प्रोमिसेस, अर्थिंग अवेट, ये पूरे ES6 के ओके मॉड्यूल्स हैं आपके। क्लासेस स्टार्ट ओके होगा, ओके। प्रोमिसेस, ये पूरा ES6 मॉड्यूल है हमारा। ठीक है, क्लासेस से स्टार्ट होते अच्छा, हैं वो कंस्ट्रक्टर। जो आपने अभी जो दिखाई थी वो वाली थोड़ा दिखाइएगा, वो जो उसके जो सीक्वेंस थी टाइमर की और इवेंट्स की और ये प्रोमिसेस की, ये सब क्या है? ये सब ये जो सीक्वेंस में आपने लिखा है ये क्या है? मैंने सीक्वेंस में, मतलब उसका मतलब मैंने इसको पहले कॉल किया है, लेकिन मैंने जस्ट ये प्रूव किया है कि नहीं, मैंने इनको कॉल दोनों को, मतलब दोनों पहले हैं, लेकिन फिर भी ये फंक्शन पहले चल रहा है और ये डन उसके बाद चल रहा है। ये सबसे लास्ट में चलते हैं, एंड में चलते हैं, क्योंकि ये अच्छा, वो असिंक्रोनस जो कॉल बैक सीक्वेंस होता आपने, है। ओके, वो जो आपने सीक्वेंस दिया हुआ है कि अगर हम इस सारे इवेंट्स को अगर हम यूज करें अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो बिल्कुल। जो सबसे पहले जो चलेगा वो सीक्वेंस हमारा टाइमर का पहले चलेगा, फिर वो इवेंट नहीं उसके नहीं नहीं बाद नहीं 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 चलेगी। नहीं, वो आप मिस, तो वो मैंने बताया कि वो सब भी आपके जो होते हैं, वो मैंने नोड जेएस वाली इमेज की बात कर रहे हो आप, आई थिंक। मैंने ये नहीं कहा कि ये, अब देखो, सपोज आपके पास दो टाइमर हैं, 1 सेकंड और दूसरा भी 1 सेकंड है, तो क्या दोनों एक टाइम पे कॉल सेट पे चल सकते हैं? नो सर। ये नो देखो, मेरे पास सेट टाइम आउट है जिसमें कॉल बैक है और इसका 1000 टाइम है, इसका 1000 है, तो क्या ये दोनों एक ही बार में चलेंगे दोनों? सो नहीं, क्योंकि ये दोनों जब लोड होंगे ना, जब ये हीप में लोड होंगे, तो पहले वाला पहले लोड होगा, दूसरे वाला बाद में लोड करेगा। इसलिए तभी जावास्क्रिप्ट में क्यू स्टैक क्या करता है, इनको एक एक करके स्टैक पे भेजता है। ये क्यू स्टैक का काम यही तो है। स्टैक पे एक टाइम पे दो चीजें नहीं भेजनी, क्योंकि हमारे पास मल्टी नहीं, एक ही थ्रेड है।
तो प्रोसेस को कौन रन करता है हमारे सिस्टम में? जो हमारे सिस्टम में प्रोसेस, जैसे प्रोसेसर का काम होता है प्रोसेस करना, वो प्रोसेस करता कौन है? वो क्यू थ्रेड्स स्टैक। करते हैं, ठीक है? नहीं, थ्रेड्स, ओके। वो प्रोसेस थ्रेड करते हैं। थ्रेड पे तो जब कॉल स्टैक पे कोई फंक्शन आएगा तो भी वो मतलब वो प्रोसेस होगी, वो रन करेगी। तो मेरा जो सिस्टम जैसे इट्स अ क्वाड कोर, इसमें 8 थ्रेड्स होते हैं, 8 थ्रेड्स है टोटल, लेकिन जावा से पूरा एक ही थ्रेड पे चलेगा। मतलब मेरे पास टोटल 8 थ्रेड्स चल रहे हैं समय पैरेलल। जितनी हैवी एप्लीकेशंस होती है ना, उनमें मल्टी थ्रेडिंग भी यूज होती है, जावा में मल्टी थ्रेडिंग भी होती है। तो ठीक सर है, ये जो और जो आपने टाइमर्स, इवेंट्स, एजेक्स, प्रोमिसेस, एसिंक्रोनस अवेट, ये हाँ हमारा हाँ, जो क्या है, ये क्या है, ये इसको हम क्या मानते इवेंट लूप से चलते हैं। ये इवेंट लूप से मतलब ये सब असिंक्रोनस चलते हैं। इनमें से हैं? सब कोई भी हमारे एसिंक्रोनस मेन है। थ्रेड को ब्लॉक नहीं करता, ये सब। इवन एजेक्स के साथ स्लैश लगा के आप फेच भी लिख सकते हो। एजेक्स और फेच दोनों असिंक्रोनस हैं। जितने भी रेड में लिखे ना, ये सारे के सारे हमारे असिंक्रोनस हैं, नॉन ब्लॉकिंग, जो मेन थ्रेड को कभी ब्लॉक नहीं करते। ठीक है? आपने सर इसको सीक्वेंसिंग आपने दिया 1 2 3 नहीं नहीं 4 नहीं, वो 5, तो ये मैंने क्या है इसका काउंट क्या मीनिंग? काउंट वाइज लिखा है। उसका सीक्वेंस का मतलब ये नहीं कि इस सीक्वेंस में चलेंगे। अब मैंने कहा अभी, अच्छा, तभी तो मैंने ये चीज आपको क्लियर की थी ना कि इन दोनों में पहले कौन चलेगा, टाइमर पहले चलेगा या क्लिक पहले चलेगा ना। ये तो यूजर पे डिपेंड करता है ना। अगर यूजर 1 सेकंड से पहले क्लिक करेगा तो ये क्यू स्टैक पे पहले आएगा, लेकिन 1 सेकंड के बाद क्लिक करेगा तो ये क्यू स्टैक पे पहले आएगा। ठीक है? वो तो इवेंट पे Yes, डिपेंड sir. करता है ना, या टाइमर पे कौन पहले हो जाएगा। लेकिन क्यू स्टैक पे एक ही पहले आएगा। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दी, दोनों का सेम टाइम है, लेकिन फिर भी लाइन 68 पहले चलेगा और 69 उसके जस्ट बाद चलेगा, क्योंकि ये पहले लोड हो रहा है और दूसरा उसके बाद लोड हो रहा है। ठीक है? ओके? सर लेकिन इस क्यू में तो लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑपरेशन होता है ना, तो लेकिन जो फिर वो जो सेकंड वाला जो फंक्शन है, तो अगर वो लोड होगा तो लेकिन एग्जीक्यूट तो वो होगा ना फर्स्ट। हाँ, जो फर्स्ट, क्योंकि पहले वो लोड हुआ था ना मेमोरी में। तो सर लोड तो फर्स्ट वाला हुआ था, लेकिन एग्जीक्यूट तो सेकंड वाला होना चाहिए ना। क्यू नहीं, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कभी होता है। नहीं। ये देखो, ये पहले लोड हुआ ना हीप में, तो पहले यही चलेगा ना, क्योंकि कॉल स्टैक तो एक टाइम पे एक ही को हैंडल करेगा। ये इसको उसके जस्ट बाद कॉल करेगा। इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, कॉल बैक में एक पैरामीटर देता हूँ आई, जो यहाँ पे वैल्यू देगा। ठीक है? अगर आई की वैल्यू नहीं है तो 0 प्रिंट करें। ठीक है? तो ये चल गया, हमने वैल्यू नहीं दी तो ये चल गया ना इमीडिएटली। तो ये कितनी वैल्यू दे रहे हैं? 0। अब इन दोनों को रन करते हैं। ठीक है? इसको थर्ड जो ये टाइमर फंक्शन है, इसमें थर्ड पैरामीटर कॉल बैक का पैरामीटर है। मैंने यहाँ लिखा x और यहाँ लिखा y। अब आपको आउटपुट मिलेगा ट्रिपल ए के बाद x या y। तो सी पहले क्या मिलेगा, x या y? X. x पहले होगा। ठीक है? क्लियर हुआ? यस सर। ये इंस्टेंटली सर चलेगा, कोई लेकिन मेन थ्रेड के जस्ट बाद। ये एक एक सर सेकंड कोई के ऐसा टाइमर के मेथड बाद भी चल। होता है क्या जिसमें मतलब हम दोनों को एक साथ रन कर सके, जैसे एक्चुअल में सेम ये तो टाइम में देके? लिमिटेशन है ना, बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता ये चलते। नहीं सर, मतलब जैसे ये अगर हम कोई एनिमेशन वगैरह कर रहे हैं तो उस टाइम पे अगर हमें तो मतलब मैं एनिमेशन के दोनों को मतलब फंक्शन के नहीं, देखो, तो एनिमेशन अपना टाइम दे रही है ना। उसी टाइम में मतलब जब वो चल रही है तो उसके साथ एक दूसरी चीज भी चलती है हमारी वेबसाइट पे। जैसे मैंने दिखाया था ना अभी, कि हमारी स्लाइड पे, वेबसाइट पे पिक्चर स्लाइडर भी चल रहा है और आप बटन पे क्लिक भी कर रहे हो, लेकिन इनमें से कोई भी हमारे मेन थ्रेड को ब्लॉक नहीं करेगी। बस मतलब हम ब्लॉकिंग नहीं कर सकते बस अच्छा, नहीं मतलब जावास्क्रिप्ट में। ऐसा कोई मेथड नहीं होता कि दोनों चीजें एक मतलब दोनों फंक्शन से या वो दोनों टाइमर एक हमारे साथ रन पास हो जाए? एक ही थ्रेड है, हमारे पास एक थ्रेड है। गॉट इट ठीक गॉट है? इट। हम एक टाइम पे एक ही काम कर सकते हैं। हाँ ठीक है, वो हम एक सिंगल टाइम थ्रेड पे का यूज एक ही कर रहे हैं काम तो कर इसलिए सकते वो हैं, एक ही क्योंकि यूज होगा। जावास्क्रिप्ट हाँ चलती ही सिंगल थ्रेड पे है। ठीक है? लेकिन इसमें होता क्या है, ठीक है ठीक ये वेट करता है। जैसे आप एजेक्स की कॉल करते हो तो एजेक्स कॉल में पता है कि डेटा सर्वर से आएगा, तो जावा से उसको असिंक्रोनस वेट करता है उसका। तो जब तक वो वेट करेगा, वो मेन थ्रेड को फिर से खाली रखता है उतनी देर, सो दैट इतनी देर कुछ और करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे ही एजेक्स का डेटा आएगा तब वो कॉल स्टैक पे आएगा, मतलब कॉल स्टैक उतनी देर के लिए उसको ऑक्यूपाई करके नहीं रखेगा। ठीक है? ठीक है सर, ओके थैंक यू। ना हम इसमें चाहें तो तीसरा पैरामीटर भी दे सकते हैं। जैसे ये क्या था, चेक लोन। अब चेक लोन में भी एक पैरामीटर दो कि लोन अप्रूव हुआ कितने अमाउंट का। तो लोन अप्रूव
दिस अमाउंट, इतने अमाउंट का लोन अप्रूव हुआ, लेकिन क्या ये डेटा आ रहा है यहाँ पे? क्योंकि हम कॉल तो बाय कार को करेंगे, हम चेक लोन को कॉल करें तो उसमें आर्गुमेंट तो है नहीं, तो हमें ये डेटा मिल ही नहीं रहा कि कितने अमाउंट का लोन अप्रूव हुआ। तो ये पैरामीटर कहाँ पास होगा हमारा कि कितने अमाउंट का लोन अप्रूव हुआ? callback में चेक लोन फंक्शन में। बट यहाँ पे तो पैरामीटर को तो कॉल नहीं कर सकते हम लोग, यहाँ पे पैरामीटर का नेम है ना कॉल बैक, कॉल तो यहाँ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक पैरामीटर लिख दिया, जैसे सपोज आपने यहाँ पे एक पैरामीटर दे दिया AMT, ठीक है ना। AMT थर्ड पैरामीटर है और ये AMD इस कॉल बैक का पैरामीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड पैरामीटर क्या आ जाएगा? अमाउंट, जैसे 8 लाख, यहाँ पे आ जाएगा 8 लाख लोन अप्रूव। सो क्योंकि हम चेक लोन, तो बेसिकली ये पैरामीटर किसका है? बाय कार का या चेक लोन का? जो थर्ड अमाउंट है हमने तो उसको बाय कार में दिया ना, लेकिन एक्चुअल में ये किसका है? ये चेक लोन का पैरामीटर है, चेक तो ये लोन इसके थ्रू पास कर देगा। तो हमने, लेकिन हमें इसमें पास करना पड़ेगा अमाउंट को, ठीक है। तो जो भी अमाउंट आएगा चेक लोन का वो यहाँ प्रिंट होगा। तो इसलिए ये कॉल बैक है, लेकिन कॉल बैक का भी पैरामीटर है, वो भी पैरामीटर हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और ऐसे हम कितने भी कॉल बैक की चेनिंग बना सकते हैं, बट बहुत ज्यादा जब हो जाती है फिर उसको हम कॉल बैक हेल्प भी बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में। सर ये But तो उसी से आगे क्या स्टैटिक हुआ बोलते ना, हैं? अगर इसको कॉल बैक हेल्प जावास्क्रिप्ट में, ओके, तो इसके ऊपर JS में स्पेशली टॉपिक्स होते हैं कि व्हाट इज कॉल बैक हेल्प जावास्क्रिप्ट में क्या होता है। मतलब जब एक डेवलपमेंट स्टेज पे हम काम कर रहे होते हैं, तो जब कॉल बैक्स में फंक्शन में कॉल बैक, फिर एक कॉल बैक बनता था ना, तो उसको स्टेज को हम कॉल बैक हेल्प करते थे। उससे बचने के लिए हमारे पास अब ES6 में बेटर ऑप्शंस आ गए हैं। ठीक है सर ये तो ना स्टैटिक हुआ, अगर जैसे अगर हम इसको डायनामिक कर रहे हैं, जो इसकी वैल्यू है, जो अमाउंट है, तो एक्चुअल में हमने डायनेमिक ही उसके लिए लिया क्या करना वैल्यू, पड़ेगा क्योंकि हमें? स्टैटिक वैल्यू तब होती है जब हम वैल्यू यहाँ लिख दें। यहाँ तो हमें आर्गुमेंट में वैल्यू दी ना, तो ये स्टैटिक कैसे है? दिस इज डायनामिक। ओके ओके, जैसे अगर आप फंक्शन में वेरिएबल दो ये फिर उसकी आपको वैल्यू दो, वो स्टैटिक है। लेकिन अगर आप आर्गुमेंट दे दोगे, आर्गुमेंट के थ्रू वैल्यू दोगे, वो तो डायनामिक है ना उसमें। अच्छा, बट आर्गुमेंट अभी में हम तो ये जावास्क्रिप्ट जो में अमाउंट है वेरिएबल ये से तो डेटा ले रहे हैं, डेटा तो वेरिएबल से ही आ रहा है ना कहीं से, तो डायनामिक डेटा है, आप इसको वेरिएबल से ले लो। ठीक है, चलो इसी फंक्शन को दोबारा कॉल करते हैं, बाय कार, लेकिन इस बार कार का नेम चेंज हो गया। लेट्स से द नेक्स्ट कार इज दिस वन, अगेन चेक लोन, लेकिन इस बार लोन अमाउंट 10 लाख है। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शन सीक्वेंस में चलेंगे, एक एक करके चलेंगे। तो पहले कौन सा चलेगा, स्विफ्ट या बेलिनो? स्विफ्ट। क्योंकि ये पहले था, ये बाद में था, तो स्टैक पे ये फंक्शन पहले आएगा, मतलब इसका फ्रेम पहले चलेगा, कॉल स्टैक पे ये बाद में चलेगा। लेकिन दो बार फंक्शन, तो बाइंग स्विफ्ट कार इतना लोन अप्रूव, बाइंग सेकंड कार 10 लाख लोन अप्रूव, उसके बाद डन। और ये हमारा, तो ये दोनों के दोनों कॉल कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों सिंक्रोनस कॉल बैक्स हैं, तो ये दोनों हमारे सिंक्रोनस कॉल बैक। तो क्या ये दोनों मेन थ्रेड को ब्लॉक कर रहे हैं जब पहली बार हमारा मेन थ्रेड लोड हो रहा है साइट पे? नो नहीं, यस कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, डन से पहले पहले रन कर रहे हैं। ये मेन थ्रेड को पहले ही ब्लॉक कर देते हैं। सी, डन के प्रिंट होने से पहले फंक्शंस कॉल हुए ना, तो इनको कुछ मिली सेकेंड तो लगे होंगे। ठीक है, सी मेरे पेज पे एड्स आती हैं, बट स्टिल मेरा लोडिंग टाइम 2 से 2 to 3 सेकंड है। क्यों? क्योंकि मैं जब गूगल एड्स को लोड करवाता हूँ, मैं उस एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को असिंक्रोनस लोड करवाता हूँ। इससे क्या होता है, दिस इज एक्सटर्नल JS, ये मेरे पेज को ब्लॉक नहीं करती। मैंने डेफर भी लगा रखा है, डेफर मतलब सबसे लास्ट में, और असिंक्रोनस रन कराओ। तो जो मेरी एड्स लोड होंगी वो कब लोड होगी, जब मेरा पूरा कंटेंट रेडी हो जाएगा, मेरे डॉम के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, मतलब मेरे ड्रॉप डाउन मेन्यू जितने भी कंटेंट है मेरे पेज के, पिक्चर मीडिया सब आ जाएंगे, उसके बाद एड्स लोड होंगी। तो इसलिए पेज फास्ट लोड होता है, रेंडरिंग जल्दी हो जाती है कंटेंट की। ठीक है, डेफर हमारा लास्ट में लोड करता है, डेफर से। डेफर सबसे लास्ट में लोड करता है, और असिंक्रोनस का मतलब उसको पैरेलल। ये मैं जब एक्स्ट्रा JS यूज करेंगे ना उसमें बता दूंगा, वैसे फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा हिंट दिया था इसका। ठीक है, हम्म। okay, so this is about the callback function.